Hello and welcome to Exam Sastra. We'll discuss about the current affairs of 15th and 16 नवंबर. तो आज का जो पहला टॉपिक है इट इज़ अबाउट ग्लोबल टाइगर नंबर राइज, साउथ ईस्ट एशिया फेसेस हैबिटेट थ्रेट्स. ठीक है, तो टाइगर पॉपुलेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो 60% टोटल ओवरऑल वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में आपका जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बढ़ा है. एंड लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो बिग कैट्स है, डेट मीन्स टाइगर्स है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस दिखाई दे रहा है. तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कंट्रीज हैव सबमिटेड टाइगर पॉपुलेशन नंबर्स फ्रॉम 2010 टू 2022 टू द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP को. हर एक कंट्री ने क्या किया है, अपना टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड इनका जो नंबर है वो सबमिट किया है. ठीक है, किसको किया है? ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को. ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसिस. ठीक है, ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसिस को साइट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जो है साइट्स है. ठीक है, तो साइट्स में क्या किया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल. ठीक है, अंडर GTRP दैट मीन्स ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 के तहत ये हर एक कंट्री अपने टाइगर पॉपुलेशन के बारे में सबमिशन, हर टाइगर पॉपुलेशन नंबर सबमिशन हर एक कंट्री ने किया है. ये यहाँ पे न्यूज़ था. अभी अगर बात किया जाए तो टाइगर कंजर्वेशन का जो स्टेटस है दुनिया भर में, उसके बारे में देख लेते हैं. पहले तो है कि वाइल्ड टाइगर्स जो है इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़िया है साउथ एशिया एंड रसिया में. ठीक है, साउथ एशिया एंड रसिया में वाइल्ड टाइगर का जो स्टेटस है, वाइल्ड टाइगर का जो स्टेटस ये बहुत ही बढ़िया है. बट द पिक्चर इन साउथ ईस्ट एशिया इज ग्रीम, पॉजिंग चैलेंजेस टू द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी. जो हमारे साउथ एशियन नेशंस है, ठीक है, थाईलैंड, कैम्बोडिया, आपका ये है मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, फिलीपींस, इन सब में थोड़ा बहुत इशू है. यही इंडोनेशिया, यहाँ पे ये बोला गया है देयर हैज़ बीन ए ओवरऑल इंक्रीज हुआ है टाइगर पॉपुलेशन का 60% से भी ज़्यादा रेट पे टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, टेकिंग द नंबर टू 5870. ठीक है, कैसे याद रखोगे? 58 8 -1 70. ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है. 5870 टोटल नंबर्स ऑफ टाइगर्स है. द सक्सेस ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार. मतलब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है यहाँ पे ये टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, यही यहाँ पे बोला गया है. इंडियाज वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इज़ 3167 इन 2022. ये याद रखिएगा कितना टाइगर्स है. याद रखने के लिए इजी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइगर्स का पॉपुलेशन नहीं है. 3167. ठीक है, नेपाल हैज़ ट्रिपल द टाइगर पॉपुलेशन. नेपाल इस मामले में बहुत आगे जा चुका है, ऑल्दो बांग्लादेश एंड भूटान भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है. ये जो है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो है GTRP 2.0 जो 2023 से लेके 34 तक लिया गया है, ये एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, तो बेसिकली देखिए नाम से ही पता चलता है कि टाइगर पॉपुलेशन की रिकवरी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था. ये सेकेंड वर्जन है. ठीक है, दैट वाज रिलीज्ड एट थिम्फू. कहाँ पर रिलीज़ किया गया? थिम्फू में ऑन 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे 2023. हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह माना जाता है बाय मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान. GTRP ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय, किसका प्रोग्राम है ये? वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है. 2010 में इसको लॉन्च किया गया था. 2.0 कब लॉन्च किया गया है? आपका जो इस साल है 29 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में ही थिम्फू में. ठीक है, ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ें याद रखिए. द ग्लोबल टाइगर फोरम बिकेम द इम्प्लीमेंटेशन आर्म, डेट मीन्स जो नोडल एजेंसी है फॉर द टाइगर एजेंडा, इसके लिए कौन है? ग्लोबल टाइगर फोरम. GTRP को वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इसको ये इनिशिएटिव लिया गया था 2010 में अंडर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव. जो एक आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एक वर्ल्ड भर के इनिशिएटिव है टू डबल द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022 विद कमिटमेंट्स फ्रॉम टाइगर रेंज कंट्रीज. ठीक है, टाइगर रेंज कंट्रीज में से जो भी कमिटमेंट आया है वहाँ से ये बात 2010 में रखा गया था कि 2022 तक हम लोग टाइगर पॉपुलेशन को 2 गुना करेंगे. ठीक है, तो ये GTRP कम्स अंडर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव. ठीक है, नाउ इम्प्लीमेंटेशन फॉर GTRP इट इज़ ग्लोबल टाइगर फोरम GTF. ठीक है, 3 बात है यहाँ पे.
ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कौन से इनिशिएटिव के अंदर आता है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर आता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सा है? ग्लोबल टाइगर फोरम। GTRP 2.0 हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द टाइगर रेंज कंट्रीज थ्रू द इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्लोबल टाइगर फोरम अलॉन्ग विद द कोलैबोरेटर्स लाइक WWF। ठीक है ना, बात जो आता है कि टाइगर पॉपुलेशन के लिए थ्रेट क्या क्या है। पहला जो है प्रे एंड टाइगर पोचिंग, মানে যিটো তোমাৰ হত্যা কৰে, ঠিক আছে, শিকাৰ কৰে, সেইটো प्रथम कारण। टाइगर पोचिंग बहुत होता है, ठीक है। नाउ ये जो है आपका जो है ये क्या किया, मतलब ये दोनों फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रे एंड टाइगर पोचिंग कंबाइंड विद द अदर लेक्यूने सच एज इनएडिकुएट पेट्रोलिंग। लेक्यूने মানে গেপ থকা, গোটেই প্ৰচেছটোত যিটো গেপ থাকে সেই গেপটোক লেক্যুনে বুলি কয়। লেক্যুনে কি আছে টাইগাৰ পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত? পেট্ৰলিং এডিকুৱেটলি নহয়। পেট্ৰলিং মানে গম পাইছা ন, যে কাজিৰঙাত গড়ৰ কিমান গড় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পেট্ৰলিং দিয়ে, ঠিক আছে। তাৰে যিটো ফৰেষ্ট যিখিনি অফিচাৰ্ছ আছে বা যিখিনি পুলিচ ফ'ৰ্চেছ আছে তেওঁলোকে পেট্ৰলিং দিয়ে। পুৰ ৱাইল্ড লাইফ মনিটৰিঙৰ কাৰণেও এইবোৰ কেছ হৈ আছে, फॉरेस्ट लॉसर कारण हुआ है फॉर कमर्शियल नीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब तो है ही दोनों, लेकिन बाकी प्रॉब्लम भी है जिससे टाइगर पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। ठीक है, सेकेंड जो है लो इन्वेस्टमेंट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता है हर एक गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए भी हो रहा है। तीसरा जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए हैबिटेट लॉस अगर होगा, ठीक है, फॉरेस्ट लॉस अगर होगा, हैबिटेट लॉस अगर होगा, फ्रेगमेंटेशन अगर होगा, मान लो यहाँ है फिर वहाँ पे है फिर यहाँ पे है, बाकी एरियाज़ में फॉरेस्ट नहीं है, क्लियरेंस कर दिया गया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इन लोगों का हैबिटेट नहीं बचेगा, और हैबिटेट नहीं बचेगा तो टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। उसके बाद जो आता है आपका डिग्रेडेशन ऑफ टाइगर हैबिटेट। द टाइगर हैबिटेट हैज़ सीन डिग्रेडेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सेम चीज़ें है, इसको फिर से अलग से टाइगर के लिए लिखा गया है। बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, क्यों? बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उसके साथ साथ में इलीगल लॉगिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर का जो हैबिटेट है वो लॉस होता जा रहा है। रिपोर्ट एम्फेसाइज द नीड ऑफ प्रे पॉपुलेशन ऑगमेंटेशन इन सम पैचेस। नाउ हमारे यहाँ पे देखिए अलग अलग जो इनिशिएटिव्स है वो लिया गया है, ठीक है, दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, ये इट इज़ ए प्रोजेक्ट, ये एक स्कीम है, प्रोजेक्ट है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्टेटमेंट में आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आ सकता है, नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था स्पॉन्सर स्कीम का मीनिंग क्या होता है, पिछला वीडियो में ही, पिछला वीडियो में मैंने बोला था, ठीक है। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये किसका स्कीम है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC जिसको बोला जाता है। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू द टाइगर स्टेट्स। मतलब जहाँ पे टाइगर मिलता है वो उस हर एक स्टेट में सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक सेंट्रल लेवल का असिस्टेंस है फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। बेसिकली हर एक वो टाइगर रिजर्व जिस स्टेट में भी है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो हर वो टाइगर रिजर्व में एग्जैक्टली टाइगर कंजर्वेशन की स्टेटस के लिए जो सेंट्रल असिस्टेंस चाहिए होता है उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय होम। ये कौन एडमिनिस्टर करते हैं, कौन एडमिनिस्टर करे? बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सिंपली NTCA। नाउ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट की एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, इसलिए बोला गया है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये जस्ट एस्टैब्लिश इन 2005। NTCA ये जो बनाया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल लेवल की एक अथॉरिटी है, इसको 2005 में बनाया गया था फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। जो टाइगर टास्क फोर्स है इसके रिकमेंडेशन के आधार पे बेस करके इसको बनाया गया था। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बात है। एक जो है प्रोजेक्ट टाइगर के को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा अथॉरिटी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, ठीक है। लेकिन इसको ये जो NTCA है इसको किसके तहत स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है, ठीक है, कौन से
ये कौन से एक्ट के तहत इसको मैंने कौन से एक्ट में इसके प्रोविजंस वहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, या फिर किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था. इट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एज अमेंडेड इन 2006 फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर्स एंड फंक्शंस असाइंड टू इट. पहला जो है प्रोजेक्ट टाइगर, इसके सेंट्रल अथॉरिटी कौन सा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. बहुत ही सिंपल है, ठीक है. हाँ, लेकिन रिकमेंडेशन किसने दिया था, टाइगर टास्क फोर्स ने दिया था, ठीक है. ये जो है ओके, ठीक है. चलो नेक्स्ट जो है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है. तीसरा है टाइम टू टाइम टाइगर सेंसस होता रहता है. इसके तहत ही मालूम हुआ कि अभी इंडिया में कितने टाइगर्स है, पॉपुलेशन इन नंबर्स, टाइगर पॉपुलेशन इन नंबर्स कितना है. हाँ, लिखिए आप लोग पॉज करके, टाइगर पॉपुलेशन इन नंबर्स कितना है. इट इज़ 3167, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बोला था, 3167 टाइगर्स इन इंडिया. उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022. इसके तहत भी ये टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है. प्रोजेक्ट टाइगर, NTCA, टाइगर सेंसस होता है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 एनवायरमेंट. आई एम सो सॉरी, GS पेपर 2 यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है, एनवायरमेंट नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है. इंडिया म्यांमार रिलेशन विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. रिसेंटली क्या हुआ है, रेपिड स्पाइक इन फाइटिंग बिटवीन म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है, जुंटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, and anti-junta forces over the past week could have ramifications for security concerns in India's strategic northeastern region, especially Manipur and Mizoram state. মানে কৈছে যে মিয়ানমাৰত যি মিলিটাৰী জনতা আছে, মিলিটাৰী জনতা আৰু যিখিনি জনতা ৰুলৰ এগেইনষ্টত যোনখিনি মানুহ আছে, এণ্টি জনতা ফ'ৰ্চেছৰ মাজত কি হৈছে, সংঘৰ্ষ হৈছে, আৰু তাৰ পচিবল অৰ প্ৰবেবল ইম্পেক্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট, বেচিকেলি ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট যোন দুখন আছে, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামত পৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা গৈছে. थोड़ा बहुत देख लेते कि इंडिया और म्यांमार के जो हिस्टोरिकल रिलेशन है उसके बारे में देखते. देखिए, हमारे दो देश के बारे में अगर बोला जाए ना, हमारे दो देश में सिमिलरिटीज़ बहुत है, कल्चरल सिमिलरिटीज़ है, रिलीजियस है, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट है, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट है, ठीक है. ट्रेड लिंक्स भी बहुत पहले से हो रहा है, एक टाइम पे ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट था, ठीक है. एज ए लैंड ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार. ब्रिटिश एरा के टाइम पे बोथ इंडिया एंड म्यांमार वे पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंटिल 1935. एग्जैक्टली 1937 में म्यांमार हमारे इंडिया से, मतलब ब्रिटिश इंडिया से डिवाइड होके एक्स्ट्रा एक मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री उस टाइम पे वो फॉर्म हुआ था या फिर बना था. हमारे से ऑलमोस्ट 10 साल पहले म्यांमार को क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मेंटेन क्लोज टाइज. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत अच्छा संबंध था. इंडिया एंड म्यांमार साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951, ठीक है. नाउ 1987 की बात है. विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन 1987 laid the foundation for a stronger relationship between India and Myanmar, ठीक है. In 2002, the Indian consulate in Mandalay was reopened and the consulate of Myanmar was set up in Kolkata. আমাৰ ইয়াতে কনসুল বুলি কয়, কনসুলেট যিটো হয় আমাৰ ইয়াৰে ইণ্ডিয়ান কনসুলেটো মণ্ডালয়ত খোলা গ'ল ম্যানমাৰৰ, আৰু ম্যানমাৰৰ কনসুলেট আমাৰ কলকাতাত খোলা গৈছিলে, ঠিক আছে. 2002ত ৰিঅ'পেন কৰি দিয়া গৈছিলে, মাজত অলপ ইনষ্টেবিলিটি গৈছিলে. 2014 কথা, म्यांमार बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. जो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया था, उस टाइम पे बेसिकली दो पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने लिया था. वन इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वन वॉज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड अनदर वॉज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ये दोनों ही पॉलिसी संभव नहीं होगा अगर म्यांमार के साथ हमारा रिश्ता खराब होगा. तो नेबरहुड फर्स्ट से क्या पता चलता है कि नेबर के लिए कुछ भी. सेकंड जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दैट मीन्स पहले जिसको लूकिस पॉलिसी बोला गया था, ठीक है, जिस पॉलिसी के तहत बहुत सारे काम हुआ करता था, मतलब ट्रेड पर्सपेक्टिव से ही लूकिस पॉलिसी बनाया गया था. लेकिन ये जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको नया नाम इसलिए मिला है क्योंकि इस बार एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न से, ट्रेड पर्सपेक्टिव से, हर एक वो डायमेंशन से जो एक दो कंट्री के बीच में होना चाहिए, उसी या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए या फिर हो सकता है, हर एक पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे काम किया गया है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में. एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ म्यांमार ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी फुलफिल नहीं हो सकता है, ठीक है. तो
हमारे इंडिया और म्यांमार के लिए अभी क्या क्या चैलेंजेस बना है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। एक जो है आपका को बाय मिलिटारी जनता, মানে অনেষ্টলি ক'ব গ'লে কি হৈছিলে কেইবছৰমান আগতে মিলিটাৰী জনতাই কি কৰিছিলে, মিলিটাৰী জনতাই মানে ইলিগেলি এতিয়া তাত ৰুল চলাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে এণ্ড তেওঁলোকে ফাইনেলি ছাকচেছফুল হৈছিলে। এ ৰিচেণ্ট বাই মিলিটাৰী জনতা ইন ম্যানমাৰ মেড ইট ডিফিকাল্ট ফৰ ইণ্ডিয়া টু বেলেঞ্চ ইটছ ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট উইথ ইটছ কমিটমেণ্ট টু ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজ এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ। ঠিক আছে, এফালে ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজ আৰু হিউমেন ৰাইটছৰ কথা যদি ইণ্ডিয়াই ভাবিবলৈ যায় ডেফিনেটলি কি হ'ব, মিলিটাৰী জনতাৰ ৰুলক কি কৰিব, ডেফিনেটলি এগেইনষ্ট কৰিব। বাট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট এইকাৰণেও হয়, ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট আছে। যদি বেছি মাত মতা যায় তেতিয়াহ'লে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছকেইখনক কি কৰিব পাৰে, ইয়াতে ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে, ইয়াতে ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেম বাঢ়িব পাৰে, ৰাইট। চ' কিয়নো উই শ্বেয়াৰ দ্য বাউণ্ডেৰী উইথ ম্যানমাৰ, ডেট মিনছ ইণ্ডিয়া, ডেট মিনছ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, वी शेयर द बाउंड्री विथ म्यांमार। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो है वीक ट्रेड रिलेशन, ये एक प्रॉब्लम है। द टोटल बायलैटरल ट्रेड ऑफ 2 बिलियन, इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विथ म्यांमार लेग्स बिहाइंड चाइना, इंडियाज विड्रॉल फ्रॉम द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको बोला जाता है RCEP से इंडिया ने क्या किया था, विद्रो किया था। ठीक है, ये किसके लिए था, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल लेवल में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहाँ से इंडिया ने विद्रो किया था। इट कैन फर्दर इंक्रीज दिस ट्रेड गैप। एक जो है कि इंडिया म्यांमार से ज़्यादा चाइना म्यांमार का ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा जो है इंडिया के लिए क्या क्या कॉन्सर्न है, रोहिंग्या इशू। देखिए रोहिंग्यास जो है, जिसके बारे में मैंने बोला था, रखाइन प्रोविंस में जो लोग रहते थे पहले, मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने वो बात उनका उसी टॉपिक का जिक्र किया था लास्ट वीडियो में ही, वो आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रोहिंग्या इशू है, द माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यास इन इंडिया, ठीक है, इज कॉजिंग इशूज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक इशू है रोहिंग्या इशू। दूसरा जो है वीक ट्रेड रिलेशन। पहला जो है आपका मिलिट्री जनता, जिससे क्या हो सकता है, इंडिया के लिए एक बैलेंस अप्रोच लेने के लिए इंडिया मजबूर हुए हैं। ठीक है, इंडिया एक स्ट्रेट डिसीजन नहीं ले पा रहा है इससे रिलेटेड। एंड 4 नंबर जो कंसर्न है, इट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। म्यांमार चाइना बॉर्डर इज़ द हॉटबेड ऑफ लोकल आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन म्यांमार सॉइल एंड इंडियन ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम उल्फा इन असम, दैट मीन्स अल्फा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो NSCN IM इन नागालैंड। हर एक वो इंसर्जेंट ग्रुप कहाँ से ऑपरेट कर रहा है आज के डेट में, म्यांमार और चाइना से ये ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद जो है चाइना हैज़ असर्टेड इटसेल्फ थ्रू इट्स सॉफ्ट पावर एज वेल एज थ्रू इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन विथ म्यांमार बाय टेकिंग अप लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना वहाँ पे बना रहा है। ये भी हमारे लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री हमारा कौन सा है, म्यांमार है। चाइना भी क्या कर रहा है, अपने आप ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी जिसका नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर चाइना के लिए म्यांमार के जो रूलर्स है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है, जो वैलिड और इनवैलिड, दैट इज़ ए डिफरेंट मैटर। सो इन लोगों के लिए चाइना के साथ इन लोगों का रास्ता या फिर चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो है 6 नंबर पे जो आता है, इट इज़ अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। इट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया द इंडो म्यांमार बॉर्डर इज़ पोरस। ठीक है सर, पहाड़ है ऐसे, इंडो म्यांमार बॉर्डर में क्या है, सबसे ज़्यादा पहाड़ है, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट नहीं कर सकते हैं, एंड लाइटली पुलिस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है विच इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय टेररिस्ट आउटफिट्स एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ ट्रेन कैडर्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग भी होता है। उसके बाद जो है फ्री मूवमेंट ऑफ रिजाइम। द फ्री मूवमेंट ऑफ रिजाइम इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय मिलिटेंट्स एंड क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल फॉर द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेपन्स, कॉन्ट्राबैंड गुड्स एंड द काउंटरफिट इंडियन करेंसी। उसके बाद जो है त्रास डेफिशिट, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वाइडन इन इंडो म्यांमार बिकॉज ऑफ द डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। ये जो है आपका एक है कालानन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर इंडिया का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या फिर इंडिया और म्यांमार के बायलैटरल लेवल पे क्यों ना हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग है। तो इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट एक इशू है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के ऊपर ट्रस्ट आने के लिए इंडिया को काम करना पड़ेगा लाइक चाइना। ठीक है, नाउ क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इंडिया
ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। एक जो है आपका हैंडलिंग विथ रोहिंग्या इशू विथ केयर, ये जो रोहिंग्या इशू इसको विथ केयर डील करना चाहिए, ठीक है। इंडिया विच हैज़ अ हिंदू मेजोरिटी विल नीड टू परफॉर्म ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन मुस्लिम मेजोरिटी बांग्लादेश एंड बुद्धिस्ट मेजोरिटी म्यांमार एज फार एज द रोहिंग्या इशू इज कंसर्न। दूसरा जो है कल्चरल डिप्लोमेसी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी जो है डेट मीन्स द बुद्धिज़्म का जो इन्फ्लुएंस है वो म्यांमार में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी लैंड ऑफ बुद्धा जिसको बोला जाता है इंडिया को, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, टूरिस्ट इंडस्ट्री बूस्ट हो सकता है एंड कुड बिल्ड अप इंडियाज डिप्लोमेटिक रिजर्वर ऑफ गुडविल एंड ट्रस्ट विद बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रीज सच एज म्यांमार। तीसरा जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो सकता है, इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव किया जा सकता है। इंडिया म्यांमार मस्ट बूस्ट देयर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एट द बॉर्डर, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट हो सकता है बहुत अच्छे से। सिक्योरिटी कोऑपरेशन में अलग अलग डायलॉग डिस्कशन के साथ साथ में कुछ आम जैसे हर एक कंट्री आर्मी के बीच में, दो कंट्री के या फिर नेवी के बीच में ऐसे कुछ कोऑपरेशन होता रहता है, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए या फिर इसको और इफेक्टिव तरीके से बनाया जा सकता है। बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छे से करने से ठीक हो सकता है, ठीक। कल्चरल डिप्लोमेसी की बात यह है, रोहिंग्या इशू को विथ केयर हैंडल करना चाहिए एंड बोल्स्टरिंग द रिलेशन थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशনৰ জৰিয়তে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কথাও কোৱা গৈছে, বিকজ म्यांमार इज द इंडियाज गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। विदाउट म्यांमार वी कैन नॉट पास और वी कैन नॉट हैव द एक्सेस ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया। Myanmar is an emerging market. Myanmar itself is an emerging consumer market of 60 million people who have demands for product ranging from personal care to beverages to smartphones, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, एक बढ़िया इमर्जिंग मार्केट है। तो इंडिया शुड लेवरेज दिस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 60 मिलियन पीपल का जो डिमांड्स है आपके पर्सनल केयर को लेके, मतलब पर्सनल केयर मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, या फिर आपका बेवरेज इंडस्ट्री का भी वहाँ पे मतलब चीज़ों का डिमांड है, स्मार्टफोन्स का है, तो हमारे लिए एक बढ़िया बड़ा मार्केट बन सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या फिर कल्चरल पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हर एक तरीके से इंडिया को काम करना चाहिए ताकि दोनों ही देश के बीच में रिलेशन जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अबाउट इग्लास मिसाइल। इग्लास मिसाइल जिसको बोला गया है इग्ला शांति मिसाइल, ये जो मिसाइल है इसको डेवलप किया है रशिया ने, ठीक है। इट इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं मैन पैच, ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैच, ठीक है, मैन पैच याद रखिए, ओके। फिर से मैं बोल देता हूँ, मैन आ गया, पी फॉर पोर्टेबल, ए फॉर एयर, डी फॉर डिफेंस, एस फॉर सिस्टम। इट हैज़ ओन बीट फॉर इंडियन आर्मीज वेरी शॉर्ट रेंज। ये कैसा मिसाइल है? शॉर्ट रेंज मिसाइल है, एयर डिफेंस डील है। इट ऑफर सुपेरियर परफॉर्मेंस ओवर अर्लियर सप्लाइड SA-18 मिसाइल्स टू इंडिया। SA-18 मिसाइल्स है, ये जो इग्लास मिसाइल है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ये सुपेरियर क्वालिटी का है, सुपेरियर परफॉर्मेंस भी इसका है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ अगेंस्ट विजिबल एरियल टारगेट। मान लो कि कुछ एयर स्पेस में कुछ विजिबल टारगेट है उसको टारगेट कर सकता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर दोज विजिबल एरियल टारगेट्स एट शॉर्ट रेंज, ठीक है, बहुत दूर का इसका रेंज नहीं है। सच एज टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर को ये गिरा सकता है, अनमैन एरियल व्हीकल UAVs है इसको गिरा सकता है, क्रूज मिसाइल, हेड ऑन और रिसीडिंग इन प्रेजेंस ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड क्लाटर एंड काउंटर मेजर्स। एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी इट विल हैव ए मैक्सिमाम रेंज ऑफ 6 किलोमीटर, अल्टिट्यूड ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर। 6 किलोमीटर रेंज দিব আৰু अल्टिट्यूड কিমান ওপৰলৈকে ফায়াৰ কৰিব পাৰিব, মিছাইল লঞ্চ কৰিব পাৰিব 3 কিলোমিটাৰলৈকে, এইফালে হৰাইজণ্টেলি 6 কিলোমিটাৰলৈকে কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। 3 কিলোমিটাৰ আৰু এইফালে কিমান কিলোমিটাৰ? 6 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে। ইগলাছ মিছাইল সিস্টেম উইল ৰিপ্লেস द एग्जिस्टिंग इग्ला इन सर्विस विच इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। जो इग्ला ऑलरेडी इग्ला जो सर्विस में है इसको इग्ला एस के द्वारा क्या किया जाएगा? स्वाइप किया जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके बाकी जो यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिया है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है निरुपमा बरगोहाई ऑनर्ड
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 5 आसाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए निरुपमा बरगोहाई जी एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ साथ एक नोवेलिस्ट भी है असमीज लैंग्वेज में, जिसका योगदान बहुत ज़्यादा है. सी इज इन साहित्य एकाडेमी विनर बेस्ट नोन फॉर हार नोबेल अभिযাত্ৰী. ঠিক আছে, তেওঁক অভিযাত্ৰী নোবেলখনৰ কাৰণে তেওঁ জনাজাত. তাৰ লগতে তেওঁ আছাম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে. বায়োগ্ৰাফিৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, চি ৱাজ বৰ্ণ ইন গুৱাহাটী অন 17 মাৰ্চ 1932 টু যাদৱ তামুলী, এ ক্লাৰ্ক ইন দ্য ইনকাম টেক্স অফিচ এণ্ড কাশিছৱাৰী তামুলী. She attended Cotton College, Guwahati and Calcutta University, from where she received postgraduate degrees in English literature and Assamese. In 1958, Tamuli married the writer and journalist প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ লগত তেখেতৰ বিয়া হৈছিলে. লিটাৰেৰী ৱৰ্কৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, নিৰুপমা বৰগোহাঁই বিগেন पब्लिशिंग शॉर्ट स्टोरीज अंडर सूडोनिम नीलिमा देवी. ये याद रखिए कि नीलिमा देवी किसके सूडोनिम है. नीलिमा देवी বা এনেকৈ সুধিব পাৰে নীলিমা দেৱী কাৰ ছদ্ম নাম হয়, বা এনেকৈ সুধিব পাৰে যে নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ছদ্ম নাম ৰাখি নিৰুপমা বৰগোহাঁইয়ে লিখা মেলা কৰিছিলে. ঠিক আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং সুডোনিম ৱাজ ইউজ বাই নিৰুপমা বৰগোহাঁই. তলত আহিব নীলিমা দেৱী থাকিব, বেলেগ থাকিব. চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি নীলিমা দেৱী. সাম অফ হাৰ ৱৰ্কছ আৰ অনেক আকাশ, ঠিক আছে, মেনি স্কাইজ, দেন তোমাৰ জ্বালা চাবি, শূন্যতাৰ কাব্য, এইখিনি. ঠিক আছে, নাও নিউজটো ইয়াত কি আছিলে সেইটো মই এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ. পূৰ্বাঞ্চল প্ৰকাশ, এ চিটি বেছড পাব্লিকেশ্যন হাউচ অনাৰ্ড নোটেড ৰাইটাৰ নিৰুপমা বৰগোহাঁই উইথ দ্য লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড অন মানডে. ঠিক আছে, তো এই যিটো পূৰ্বাঞ্চল প্ৰকাশ যিটো পাব্লিকেশ্যন এটা হাউচ হয়, তেওঁলোকে নিৰুপমা বৰগোহাঁইক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড 2023 প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে. বৰগোহাঁইদেৱৰ প্ৰথম যিখন উপন্যাস সেইখন হৈ গ'ল সেই নদী নীৰৱেদী. সেই নদী নীৰৱেদী, इसको ज़रा याद रखिए. ठीक है सर. द रिवर कीप्स फ्लोइंग, इसका मीनिंग ये है. वॉज पब्लिश्ड इन 1963. वाइल एजन बूढ़ा मानू एन ओल्ड मैन 1966, 3 साल बाद लिखा था. एक कौन सा है, সেই নদী নীৰৱেদী. সেই নদী নীৰৱেদী এণ্ড এজন বুঢ়া মানুহ. চেণ্টাৰ্ড অন দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এ ফাদাৰ এণ্ড এ ছান. ঠিক আছে. Okay, the story was centered on a relationship between a father and a son, laying bare the tensions fraying it owing to an intercaste marriage. ठीक है. हर फेमिनिस्ट नोवेल्स दिनर पिছত दिनर, फेमिनिस्ट नोवेल कौन सा है इनका, दिनर पाছত दिनर 1968 में पब्लिश हुआ था. एजन बूढ़ा मानू जब पब्लिश हुआ था, एन ओल्ड मैन 1966 में, उसके ठीक 2 साल बाद दिनर पिছত दिनर, अन्य जीवन 1986 में, एंड चंपावती वे नोटेड फॉर देयर सिम्पेथेटिक पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन फेसिंग अप द ऑप्रेसिव सोशल मोड्स एंड द पेट्रियार्की. সমাজত আমাৰ যি পেট্ৰিয়াৰ্কি আছে বা আমাৰ পুৰুষ প্ৰধান সমাজত মহিলাসকলে যিসমূহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তাৰ ওপৰত 3খনকৈ উপন্যাস লিখিছিলে, নভেল লিখিছিলে. সেই নভেল কেইখন কি আছিলে, সেই উপন্যাস কেইখন প্ৰথমখন হ'ল দিনৰ পিছত দিনৰ, দেন অন্য জীৱন. ঠিক আছে, এণ্ড উসকে বাদ जो है চম্পাৱতী. দিনৰ পিছত দিনৰ, অন্য জীৱন এণ্ড চম্পাৱতী. দিছ 3 novels were based on women centric issues. ठीक है. उसके बाद जो है দিনৰ পিছত দিনৰ এজ ৱেল এজ ভৱিষ্যতৰ ৰঙাত সূৰ্য. ঠিক আছে. ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰ, কি আছিলে, ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰ, হাউচেছ অফ দিছ চাইড এণ্ড ডেট. Again depicted the migration of rural folks to urban areas in search of a better life. The tale was told in a naturalistic form, realistic but suffused with pessimistic আছিলে. প্ৰথম কথা হ'ল কি, আমাৰ যি গাঁও অঞ্চলৰ পৰা চহৰ অঞ্চললৈ যিবোৰ মাইগ্ৰেশ্যন হয় বেটাৰ লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে, তাৰ ওপৰতে তেওঁ গ্ৰন্থ লিখিছিলে, এখন তেওঁ নভেল লিখিছিলে, মানে উপন্যাস লিখিছিলে, যিখনৰ নাম হ'ল ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰ. ঠিক আছে, হাউচ অফ দিছ এণ্ড ডেট, हाउस ऑफ दिस साइड एंड दैट, इपार घर हिपार घर. ठीक है, ये हाउस ऑफ दिस साइड एंड दैट ये याद नहीं रखने से भी चलेगा, एसएमईज वाला याद रख लीजिएगा आप लोग. बरगोहाई's अभिযাত্ৰী 1995 मार्क द ईयर. ठीक है, वॉज ए बायोजियोग्राफिकल नोवेल, आई एम सो सॉरी, बायोग्राफिकल नोवेल ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसएमईज फ्रीडम फाइटर, फेमिनिस्ट सोशल एक्टिविस्ट चंद्रप्रभा शइकियानी के ऊपर ये बेस्ड है अभिযাত্ৰী. इसके बारे में सवाल आया था कि अभिযাত্ৰী जो नोवेल जो निरुपमा बरगोहाई जी ने लिखे थे उन्होंने, वो कौन सी फ्रीडम फाइटर के ऊपर बेस्ड थे. इट वाज बेस्ड ऑन चंद्रप्रभा शइकियानी. ठीक है, सी वाज ए फेमिनिस्ट लीडर एक्चुअली, चंद्रप्रभा शइकियानी, एंड दिस ओन हार साहित्य एकाडेमी लिटरेरी अवार्ड
দ্য ফলোয়িং ইয়াৰ 1996 তেওঁ সাহিত্য একাডেমী পাবলৈ 1994 চনত তেওঁ সাহিত্য একাডেমী পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে এণ্ড ইজ কনচিডাৰ্ড ওৱান অফ হাৰ ফাইনেষ্ট নভেলছ। ঠিক আছে, अभी जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है यहाँ पे फॉर एडियन के लिए मैंने रखा है पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय ग्रुप के जो चेयरमैन थे, ठीक है, वो हाल ही में उनका डेथ हो गया है। ही वॉज 94 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ही वॉज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ EIH Limited and the flagship company of the Oberoi Group, popularly known as the man who changed the outlook of the hotel business in India। ठीक है, उसके बाद जो है टोंगला गर्ल सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट आसाम इन NCSC। मैंने ये उस दिन भी कवर किया था कि टोंगला की एक लड़की है जिसको आई एम सो सॉरी, ये जो हेडिंग है ये गलती से यहाँ पे रह गया, यहाँ पे होना चाहिए था इंडिया मतलब इंक्लूसिवनेस इंडेक्स के ऊपर था, इसको मैं सही कर दूंगा। ये इंडिया का जो है रैंक 117 आया है इन द ग्लोबल इंक्लूसिवनेस इंडेक्स पब्लिश्ड एट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है ग्लोबल इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। ठीक है, पहला पोजीशन पे कौन आया है? न्यूजीलैंड। कल ही मैच था राइट, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, तो ऐसे याद रखिए न्यूजीलैंड पहले पोजीशन पे आया है एंड इंडिया का पोजीशन कितना है? 117, बहुत दूर है। ठीक है, सो पोर्टुगल आपका बेस्ट शोइंग स्टेट है, सेकंड प्लेस में आता है, उसके बाद नीदरलैंड आता है। द इंडेक्स एग्जामाइंस इंक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी एंड द जनरल पॉपुलेशन यूजिंग सेवेरल ओके মানে কি হৈছে সেভাৰেল মেজাৰ্ছ মানে এখন সোসাইটিত ইনক্লুসিভনেছ আছে নাই, জেনেৰেল এজন সাধাৰণ মানুহক যেনেকৈ ট্ৰিট কৰিছে সেই মানুহজনে যি সুবিধা পাইছে ঠিক তেনেধৰণে ৰেচৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ৰেচৰ মানুহে বেলেগ বেলেগ ৰিলিজনৰ মানুহে সাপোজ সেক্সুৱেল ওৰিয়েণ্টেশ্যন যিসকলৰ বেলেগ হয়, ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা ষ্ট্ৰেইট হয়, কোনোবা লেছবিয়ান হয়, গে হয়, তেওঁলোকৰ সমাজত কেনেকুৱা স্থান আছে, তেওঁলোকে সুবিধা পাইছে নাই, ডিসেবিলিটি যদি আছে তেওঁলোকে সেই মানুহখিনি সুবিধা পাইছে নাই। চ' সেইটো হিচাপত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো 117 হয়, মানে আমি বহুত পিছপৰা। আমাৰ এই মানুহখিনিয়ে বেছড অন আৱাৰ ৰিলিজন, ৰেচ, জেণ্ডাৰ, সেক্সুৱেল ওৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ লাইক ডিসেবিলিটি এক্সেট্ৰা আমাৰ ইয়াতে ইনক্লুসিভিটিটো বহুত বেছি কম হয়, নিউজিলেণ্ডত চবতছে বেছি হয়। ঠিক আছে, চ' এইটো কথা মনত ৰাখিবা। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है इट इज़ अबाउट मेघालय लॉन्चेस फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर। मेघालय हैज़ लॉन्च फूड सिक्योरिटी कैंपेन which focuses on sensitizing the public about the National Food Security Act NFSA 2013 पब्लिक को बताने के लिए एंड स्ट्राइव टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जीरो हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हल SDG ইউএনৰ জৰিয়তে মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল কিছুমান ৰখা গৈছিলে। ঠিক আছে, য'ত প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে সেই সাস্টেনেবল গ'ল প্ৰায় 17টা গ'ল আছিলে, সেই 17টা গ'ল এচিভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলে। তাৰে যিটো 2 নম্বৰ গ'ল হয় সেইটো হৈ গ'ল জিৰ' হাংগাৰ, মানে ভোকত যাতে কোনো মানুহ থাকিব লগা নহয়, আৰু সেই কাৰণেই ফুড ছিকিউৰিটি কেম্পেইনটো লঞ্চ কৰিছে চ' ডেট যাতে জিৰ' হাংগাৰটো এই মেঘালয় যাতে এচিভ কৰিব পাৰে, তাত যাতে কোনো ভোকত মৃত্যু হ'ব লগা যাতে কোনো ব্যক্তি যাতে নাথাকে বা ভোক মানে হাংগাৰ যাতে মানে কোনো ফেচ কৰিব যাতে নালাগে। অবজেক্টিভ কি হয়? বেচিকেলি এৱাৰনেছ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ বঢ়াবৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটো চলোৱা গৈছে চ' ডেট যাতে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013ৰ ওপৰত বেছ কৰি যিসমূহ সুবিধা জনসাধাৰণক দিয়ে তাৰ বিষয়ে যাতে জনসাধাৰণ জ্ঞাত হয়। ঠিক আছে, যাৰ জৰিয়তে জিৰ' হাংগাৰৰ ফালে যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ টু মিট দ্য नीड्स ऑफ द पब्लिक एट द बॉटम ऑफ द पॉवर्टी पिरामिड। उसके बाद जो है सबिता बनिया विन्स ब्रोंज इन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग हाल ही में सेउल साउथ कोरिया में हुआ था, वहाँ पे हमारे असम से गुवाहाटी से सविता बनियान जी को ब्रोंज मेडल मिला है। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, हमारे स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। एंड सी गॉट 3rd पोजीशन इन द वीमेंस बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी इन सितंबर दिस ईयर। बनिया दैट मीन्स सविता बनिया बैग्ड 2nd पोजीशन इन द एशियन चैम्पियनशिप हेल्ड इन नेपाल। इस बार एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था ये भी याद रखिए, इट वॉज हेल्ड इन नेपाल। ठीक है, नेपाल में हुआ था। और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ है? सिउल में हुआ है। डेट मीन्स कहाँ पे है ये? साउथ कोरिया में ये है। ठीक
ठीक है, साउथ कोरिया का एक सिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से इसको पढ़िए एंड ट्राई कीजिए कि इसका जवाब आप लोग दे पाए। एंड जो मेंस क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग सेशन में मैंने ये क्वेश्चन डाला है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द इंडिया म्यांमार रिलेशंस एंड एनालाइज हाउ रीसेंट इंस्टेबिलिटी गोइंग ऑन इन म्यांमार कैन अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8822, ठीक है, 88 आपका 2635। हमारा जो एग्ज़ाम शास्त्रों का जो नंबर है वही ये वाला नंबर है, ये नीचे दिए गए नंबर है, यहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों का आंसर दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एग्ज़ाम शास्त्र।